71 साइको माया। माया ने ब्लूटूथ से अपने लोगों से बोला, कोड 1 जब मैं कहूं तो फैक्ट्री के पीछे के डोर पर जो बॉडीगार्ड है उनको शूट कर देना। कोड 2 तुम मेरे साथ रहोगे। कोड 3 जैसे ही मैं कहूं तुम्हें बच्चों को सेफली फैक्ट्री से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचना। मेरे 1 2 3 बोलते ही सबको अपने काम पर लग जाना है। किसको किस तरह क्या करना है ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और एक भी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सारे लोग एक साथ बोलते हैं, यस बॉस। उसके बाद माया अपनी प्लानिंग के हिसाब से 1 2 3 बोलती है और वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। सामने वाले लोगों को भी जैसे ही अंदाजा लगता है कि उन पर हमला हुआ है, वह सारे लोग यहां वहां छुपकर अपने आप को बचाने लगते हैं। उन्होंने फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी गन छुपा कर रखी हुई थी, जिस वजह से वह लोग अंधाधुंध बाहर की तरह फायरिंग कर रहे थे। जहां पर भी झाड़ियों में उन्हें हलचल होती दिखती वह लोग उस तरह ही फायरिंग करने लगते, जिस वजह से माया और उसके लोगों के लिए प्रॉब्लम पड़ चुकी थी। माया को अंदाजा हो गया था कि इन लोग के पास बहुत सारे हथियार हैं, वह भी जरूरत के हिसाब से स्ट्रेटजीज बदल रही थी। पीछे के तरफ से उसके एक सबोनेट ने कुछ लोगों को मार दिया था और कुछ को अपने साथ शूट करते हुए उलझा कर रखा था। जंगली इलाका और पेड़ों पत्थरों का वह लोग अच्छे तरह से उस कर रहे थे। अपने बचाव में कोड 2 प्लानिंग की अकॉर्डिंग माया के साथ था और माया ने जब सारे लोगों को फ्रंट डोर से खुद की तरफ कर दिया तो वह कोड 2 को अच्छा खासा सपोर्ट देकर घास पर रेंगते हुए उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ गई। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को ढेर कर दिया था। कोड 3 छुपते छुपाते फैक्ट्री के खिड़की के पास पहुंच गई। एक आदमी जो कि कोड 3 पर पीछे से हमला करने वाला था, पीछे से आ रही माया ने कोड 3 के शूट होने से पहले ही उस आदमी को पकड़ लिया और उसके घुटने पर किक कर पहले उसे नील करवाया, फिर उसकी मुंह पर हाथ रखकर उसकी गर्दन को एक झटके में मोड़ दिया। वह आदमी वही मर गया। पीछे की आवाज सुनकर जैसे ही कोड 3 पीछे मुड़ी, सामने माया को देखकर उसने राहत की सांस ली। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया। उस खिड़की में एक ताला लगा हुआ था। दोनों ने एक नज़र आसपास देखा। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है तो कोड 3 ने उस डेड आदमी को एक साइड ले जाकर उसके कपड़े पहनकर गेटअप चेंज कर लिया। वहीं माया ने अपने बालों से एक क्लिप निकलकर उसकी मदद से तले को अनलॉक कर दिया। खिड़की बाहर की तरफ ही खुलती थी। माया उस खिड़की की मदद से अंदर गई। जब उसने देखा कि सामने 10 साल से भी छोटे छोटे बच्चों को रस्सियों और बेड़ियों में बांध कर रखा है तो उसे उनके लिए बुरा लगा। माया उन बच्चों की तरफ बढ़ गई। जैसे ही माया उन बच्चों के पास जाने लगी वह बच्चे डरकर एक दूसरे में सिमटने लगे, क्योंकि उन्हें उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। माया प्यार से उन्हें बोलती है, रिलैक्स बच्चों, सिस्टर आपको होम नहीं करेगी, वह आपको मम्मा पापा के पास ले जाएगी। माया उन्हें कॉन्वेंस कर रही थी पर बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए थे। माया उनके जितना पास जाती वह उतना ही पीछे चले जाते। माया एक बच्चे के पास पहुंची। जैसे ही उसने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा वह बच्चा वही फ्रिज हो गया। माया के हाथ में उसे अपने पान का एहसास हो रहा था। माया ने जैसे ही उसे अपने पास रिलैक्स होते देखा उसने उसे अपने गले लगाकर शांत करना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा भी माया से अटैच हो गया। उसको यकीन हो गया था कि माया उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे कर सारे बच्चे माया के गले लग गए। पीछे से एक आदमी की आवाज आई, ए लड़की तू यहां पर कैसे? इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता एक गोली उसके सर के आर पार जा चुका थी और वह वही देर हो गया। माया को इन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन बच्चों की बॉडी पर मारने पीटने के निशान थे, कुछ में तो खून रिसकर सूख चुका था। उन्हें देखकर माया को अपने रिबर्थ के पहले के दिन याद आ रहे थे जब सिद्धार्थ और विराज उसे इस तरह टॉर्चर करते थे। उन गुंडों में उसे सिद्धार्थ और विराज और उन बच्चों में टूटी बिखरी माया नजर आ रही थी। माया ने एक एक कर कोड 3 को बच्चे खिड़की से बाहर दिए और वह सारे लोग वहां से किसी तरह निकलकर वेन में आ गए। वेन से उन बच्चों को वहां से भेज दिया गया था। माया ने उन लोगों से पूछा क्या सब मर गए? कोड 1 और कोड 2 ने बताया कि अभी भी कुछ लोग जिंदा है और घायल पड़े हुए हैं। माया कोड 3 को अपनी कार की चाबी देती है और बोलती है, इस कार को लेकर जाओ और मेरे पुराने विला में गैराज में रख देना। कोड 3 पर बॉस आप कैसे आएगी? माया ठंडी आवाज में बोलती है, जितना बोला जाए उतना करो। कोड 3 ओके बोलकर वहां से निकल जाते हैं। माया वापस फैक्ट्री में जाती है। कुछ गुंडे अभी भी अधमरी हालत में पड़े दर्द से कराह रहे थे। माया जिसे अपने पिछले जन्म की यादें ताज़ा हो गई थी वह वापस जाती है और उन लोगों को पीटने लगती है। क्या गलती है उन मासूम बच्चों की जो तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा किया? क्या गलती थी मेरी जो मुझे मेरे अपनों ने हो मार दिया?
क्या मासूम होना गुनाह है? ये सब बोलते हुए माया बेरहमी से उन लोगों को पीट रही थी। उसने उन लोगों को इतना पीटा था कि उनके पास दर्द से कराहने तक की ताकत नहीं था। माया उन्हें क्या बोल रही थी वह समझने की हालत में भी नहीं थी। माया जब उन्हें पीटकर थक जाती है तो एक जोरदार चीख के साथ वही घुटनों के बल बैठ जाती है। वो चीख चीख कर रो रही थी। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि पत्थर तक कँप उठते। आधा घंटा रो लेने के बाद माया वही पड़ा एक लोहे का सरिया उठाती है और वापस उन लोगों की तरफ जाने लगाती है। किसके कहने पर तुमने ये किया? वह पहल आदमी से पूछती है। वह आदमी डरकर बोलता है, मुझे उसका नाम नहीं पता। इतना सुनना था। माया बेरहमी से उस आदमी के सर पर मरती है और सर फटने से उस आदमी की वही मौत हो जाती है। बाकी लोग जो थोड़े थोड़े होश में थे वो सामने का सीन देख पूरे होश में आ जाते हैं। उन्होंने कितनी मौतें देखी थी जिंदगी में, पर इतनी बेरहमी से किसी को मरते हुए कभी नहीं देखा था। माया दूसरे आदमी के पास जाकर यही सवाल करती है। वह आदमी बोलता है, गगा गोपी नायर पापा प्लीज मुझे जाने दो। वह लोग मौत की हद तक माया से डर गए थे और उससे उनको न मारने की भीख मांग रहे थे। माया को जैसे ही उनके बॉस का नाम पता चला वह अपनी गन से हर एक इंसान के सर पर फायर करती है और ठंडी आंखों से उन लाशों को देखकर कहती है, सारी बट माया की डिक्शनरी में सेकंड चांस जैसी चीज नहीं है। माया के पास 2 गन थी जिन्हें वो अपने दोनों हाथों से चलाती थी। माया गुस्से में उन गन से उन लाशों पर तब तक फायर करती है जब तक उसकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद भी वह लगातार गोली चलती रहती है। आज वो किसी साइको किलर की तरह लग रही थी। वह गुस्से में दोनों खाली गन को वहां फेंक देती है और कुछ गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल होती है और वह अपने फेवरेट सॉन्ग को गाते हुए वहां से जाती है। I won't kill my ex. Tha's good idea. My cunning sister and her brother is next. CH72 माया की क्रूअल्टी। माया के उस जगह को छोड़कर जाने के कुछ समय बाद माया के लोग वापस वहां पर आए और उन लाशों को साथ लेकर चले गए। माया की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उन लाशों के साथ वह हो रहा था जो वह उन बच्चों के साथ करने वाले थे। फर्क बस यहाँ वह काम अच्छाई के लिए हो रहा था। जिन ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता था वह उन लाशों से निकालकर हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के लिए पहुंचा दिए गए और बाकियों को माया के एक्सपेरिमेंटल लैब में और उसके पालतू जंगली जानवरों तक पहुंचा दिए गए थे। इस बार लाशों की जो हालत थी उसे देखकर तो माया के लोगों की भी रूहें कांप गई। वह दुनिया में किसी से भी दुश्मनी कर सकते थे पर अपनी बॉस से सपने में भी नहीं। उनकी बॉस कुछ ज्यादा ही क्रूअल थी। उसने उन लोगों को ऐसे मारा था कि कुछ लोगों का भेजा भी बाहर आ गया था। दूसरी तरफ ऋषभ की गाड़ी मुंबई शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ी जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऋषभ के पीछे बहुत सारी गाड़ियां थी जो कि उसके बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थी जो कि दूर से ही ऋषभ को फॉलो कर रही थी। वह लगातार गाड़ी चलाते हुए लोगों को कॉल कर रहा था और उनसे गुस्से में कुछ बोल रहा था। थोड़ी देर पहले जब माया से मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था उसने माया से मिलने के लिए एक व्हाइट कलर की शर्ट और उसके साथ ब्लैक जीन्स कैरी किया था। हाथों में एक एक्सपेंसिव वॉच पहनकर और बालों को जेल से सेट करके वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शर्ट को उसने जीन्स में टक कर रखा था, स्लीव्स को फोल्ड कर ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे जिससे उसका चौड़ा सीना हल्का दिख रहा था। उसके चेहरे पर आज ना दिखने वाले मुस्कान थी क्योंकि आज इतने दिनों बाद वह फाइनली माया से मिलने वाला था। लेकिन तभी उसे उसके छोटे भाई का कॉल आता है। भ भाई मुझे कुछ बताना है आपको। ऋषभ को उसकी बात में हकलाने से समझ में आ गया था कि जरूर इसने इस बार कुछ गड़बड़ की है। ऋषभ बोलता है, बताओ। सामने वाले इंसान घबराते हुए बोलता है, भाई मैं रुद्र के साथ बाहर गया था। जब हम लोग पार्क से बाहर आ रहे थे तो मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया। मैं उससे बातें करने लगा और जो मैंने पलट के देखा तो ऋषभ हल्के गुस्से में बोला, तो क्या भाई वो रुद्र उधर मेरे पास नहीं था। मुझे लगता है उसका किडनैप हो गया है या वह खो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऋषभ बोलता है, अफ्रीका की तैयारी। ऋषभ अपना कॉल रख देता है। सामने उसका भाई जिसे समझ आ गया था कि यह उसकी गलती की सजा है कि रुद्र को खो देने पर उसे अफ्रीका भेजा जा रहा है। पर इस बार उसे रुद्र के लिए डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसके बाद ऋषभ अपने लोगों को मैसेज करके रुद्र को ढूंढने के लिए कहता है। बहुत देर बाद उसे पता चलता है कि रुद्र को किसी बच्चा चोर गिरोह ने उठा लिया है। प्रेजेंट टाइम ऋषभ को कोई कॉल करके उस इंसान की लोकेशन बताता है जिसने रुद्र का किडनैप किया था।
अपने सोर्सेज से उसे उस जगह के बारे में भी पता चला था जहां पर उन लोगों ने बच्चों को कैद करके रखा था। पर जब ऋषभ के लोग वहां गए तो उन्हें पता चला कि वह जगह पूरी तरह से खाली है। पर कहीं कहीं खून फैला हुआ दिखा, जिस वजह से उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहां पर उनके आने के पहले कोई झगड़ा हुआ था। पर हद तो इस बात की थी कि इतना सारा फ्रेश ब्लड होने के बाद भी वहां एक भी लाश नहीं है। ऋषभ के पास उस गिरोह के लीडर के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और वैसे भी वह उसे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ एक बार के एक रूम में माया फेस पर मास्क लगाकर माफिया क्वीन के अवतार में बैठी थी। वह अपने लाल आंखों से अपने गन के साथ खेल रही थी। उसके सामने घुटने के बल बैठा गोपी डर से कांप रहा था। आसपास गोपी के लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे माया ने उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मारा था। गोपी कपते हुए बोलता है, क्वीन मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप चाहो तो मुझे मार डालो पर मेरे नाती पोतियों को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। माया ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। वीडियो कॉलिंग पर माया के लोगों ने कुछ बच्चों को बांध कर रखा हुआ था जो कि गोपी के ग्रैंडचाइल्ड थे। वह लोग बेतहाशा रोए जा रहे थे। सामने से माया का एक आदमी बोलता है, बॉस इनका क्या करे। माया बेफिक्री से उसे आंसर करती है, करना क्या है, वही करो जो ये उन बच्चों के साथ करने वाला था। एक की आंखें निकाल लो, दूसरे के बॉडी पार्ट बेच दो, किसी को बेगार बना दो, बस सिंपल। और हाँ, किसी एक को विदेशी में बेचना मत भूलना। वो आदमी ओके बॉस बोलकर कॉल रख देता है। माया की ऐसी बातें सुनकर गोपी का कलेजा मुंह को आ जाता है। आखिर वह उसका अपना खून था, उसके खुद के बच्चे। वह माया के पैरों में सर पटकने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर रहम की गुहार करने लगता है। क्वीन क्वीन ऐसा मत करो, वह बच्चे हैं, मासूम है, मुझे मार दो, मेरे बच्चों को कुछ मत करो। माया बोलती है, मैं क्या कर रही हूं, मैं तो वही कर रही हूं जो तुम दूसरों के बच्चों के साथ करते हैं। वह रोते हुए बोलता है, क्वीन आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। माया अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। वह हंसी रूह को कपकपा देने वाली थी। गोपी को समझ नहीं आया कि वह क्यों हंस रही है। माया कुछ देर बाद अपनी हंसी रोककर बोलती है, एक बात बताओ मैं कौन हूं। गोपी बोलता है, मामा माफिया क्वीन। फिर माया बोलती है, एग्जैक्टली मैं माफिया क्वीन हूँ, जो दुनिया की सारी माफिया एक्टिविटी पर कंट्रोल रखती है, उस पर राज करती हैं। और तुम एक तुच्छ से छोटे समूह के लीडर। जब तुम हजारों बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हो, और मैं 5 बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी गोपी को उसकी हंसी का मतलब समझ आ रहा था। सही तो कहा उसने, कहा वह पूरे दुनिया की माफिया की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, और कहा वह इंडिया के एक छोटे से शहर के एक छोटे इलाके का गुंडा। माफिया क्वीन की क्रूएल्टी उससे 1000 गुना ऊपर है। 73 माया की क्रूएल्टी पार्ट 2। शायद उससे भी ज्यादा। वह आगे आकर माया के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ा कर कहता है, रहम क्वीन रहम, मैं मानता हूं मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, पर आप उसकी सजा मुझे दीजिए। बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं वह सब करने को तैयार हूं जो आप कहोगे, पर बच्चों को छोड़ दीजिए। माया उसे लात मारकर अपने पैरों से दूर करती है, जिससे वह थोड़ा दूर गिर जाता है, पर वह फिर से माया की तरफ घूमकर बिना रुके अपना सर जमीन पर मारने लगता है और क्वीन से बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। माया अपने पैरों को ऐसे झाड़ती है जैसे पता नहीं कौन सा कचरा उसके पैर से लग गया हो। माया बोलती है, ठीक है, अब तू इतना कह रहा है तो मान लेती हूँ तेरी बात। आखिर अभी तूने ही कहा कि मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती। रहस्य जो कि इतनी देर से इस खून खराबे से दूर बालकनी में घूम रही थी। वह अपने हाथों में फ्लिकर हो रही घड़ी को देखकर अंदर आती है और गोपी के सामने एक पेपर रख देती है। उसने माया से पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसे अंदर क्यों बुलाया है, और माया के बगल में खड़ी हो जाती है। माया, जिसने अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ा रखा था, वह दोनों पैरों को जमीन पर रख थोड़ा सा गोपी की तरफ झुककर कहती है, साइट ईट। गोपी जल्दी से जमीन पर पड़े पेपर को उठाकर पढ़ने लगता है। वह अपनी आंखों में हैरानी लिए माया की तरफ देख रहा था कि एक पेन उसके मुंह पर आकर लगती है। उसे दर्द होता है, पर फिर वह माया की तरफ देखकर बोलता है, क्वीन ये तो मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करने के पेपर है। अगर यह मैं आपको दे दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। माया व्यंग की मुस्कान के साथ उसे देखकर बोलती, अरे यार, तुम्हारे बीवी बच्चे कहीं तब जाएगा जब वह जिंदा बचेंगे ना। तुम अगर साइन कर देते हो तो ठीक नहीं करोगे, फिर भी ये जमीन हमारे नाम ही होनी है। वो क्या है ना, उसके बाद तुम जाओगे नर्क और तुम्हारा परिवार जाएगा स्वर्ग, तो वैसे भी ये मेरे पास आना ही है। आखिर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी लावारिस तो अच्छी नहीं लगेगी।
माया सारी बातें कामली कह रही थी, पर उसकी ऐसी डरावनी बातें सुनकर गोपी जल्दी से उन पेपर पर साइन करते हुए कहता है, मैं साइन कर रहा हूँ, बस मेरे परिवार को छोड़ दो। जैसे ही पेपर साइन होते हैं वह पेपर माया गोपी से छीन कर रहस्य को दे देती है। रहस्य वहां से चली जाती है। गोपी बोलता है, अब तो मेरे बच्चों को छोड़ दो। माया बोलती है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को पकड़ा ही कब था, मैंने तो तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड्स को पकड़ा था। माया की बात सुनकर गोपी बोलता है, मेरे नाती पोतों को छोड़ दो, मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया है। आपने अभी बोला था कि अगर अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा तो आप मेरे बच्चों को छोड़ दोगे। माया आंखें रोल करके बोलती है, तो मैंने कब मना किया, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बख्श दी। पर तुम्हारे नाती पोते का तो वही हाल होगा जो उन बच्चों का तुम करने वाले थे। गोपी बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। माया उसकी तरफ देखकर बोलती है, ऐसा करो, तुम्हारे किसी एक आदमी की बॉडी से नाइफ निकालो और अपनी बॉडी का एक पार्ट खुद मुझे निकलकर 2 डिश आंख, किडनी, दिल, 5 बोतल ब्लड, और आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे परिवार के आसपास भी नहीं भटकूंगी, पक्का। माया ये बातें इस बोल रही थी जैसे वो पड़ोसी से एक कटोरी शक्कर मांग रही हो। वहीं गोपी की रीढ़ की हड्डी कपकपा गई। सामने बैठी ये परी की तरह दिखने वाली मॉन्स्टर उससे उसके बॉडी पार्ट खुद कट करने को बोल रही थी। इतनी खतरनाक सजा तो किसी ने किसी को नहीं दी होगी, पर गोपी के लिए अपने जान से ज्यादा जरूरी उसके परिवार था। गोपी हिम्मत करके एक आदमी के शरीर से नाइफ निकलता है और खुद के कमर की तरफ लेकर जाने लगता है। तभी माया को गन शॉट की आवाज आती है और माया का एक आदमी अंदर आकर माया को बताता है, बॉस किसी ने हम पर हमला कर दिया है। माया गुस्से से उठकर बोलती है, किसकी इतनी मजाल की क्वीन पर हमला करे, तुम इस आदमी को पकड़ो, ये मरना नहीं चाहिए। माया अपनी गन को लोड कर बाहर जाती है तो देखता है कि हर तरफ बस गोली चल रही है। माया हेडफोन से कनेक्ट कर पूछती है, ये लोग कौन है? सामने वाला इंसान, बॉस ये लोग गोपी को मांग रहे हैं, शायद ये उसके साथी है, उसे बचाने आए हैं। सामने ऋषभ के लोगों ने भी ऋषभ को यही बताया था कि माया के आदमी गोपी को बचाने वाले लोग हैं, और इस वजह से एक गलत फहमी से दोनों ग्रुप में झगड़ा हो गया। माया एक पिलर के पीछे छिपकर ऋषभ के लोगों पर फायर कर रही थी, वहीं ऋषभ भी डोर के पीछे से माया के लोगों पर फायर कर रहे थे। दोनों ही अपने वेल ट्रेन सबॉर्डिनेट के साथ यहां पर आए थे, जिस वजह से उन्हें या उनके लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, पर गोलियां खत्म हो गई। माया के लोगों ने माया को कॉल से बता दिया था कि वह लोग गोपी को वहां से लेकर चले गए हैं। माया ने उन लोगों को भी यहां से निकलने को कहा। मौका देखकर माया खिड़की के पास आकर देखती है, वहां से बालकनी के पास एक पाइप था। माया खिड़की से बालकनी में जाती है और पाइप से स्विफ्ट करके नीचे के फ्लो पर चली जाती है। ऋषभ, जिसकी नजर माया पर पड़ गई थी, पर वह माया के मास्क और आई लेंसेज की वजह से उसे पहचान नहीं पाया था, दुश्मन समझकर उसका पीछा करने लगता है। ऋषभ माया का पीछा कर रहा था और ऋषभ के सबॉर्डिनेट माया भागकर जाने लगाती है और ऋषभ उसके पीछे भाग रहा था। एक तरफ बस्ती में उन्हें जीना दिखाई देता है। माया वहां से एक छत पर जाती है। सामने एक जगह छत एंड हो जाती है, अगली छत 1 से 2 फुट की दूरी पर थी। माया पीछे मुड़ती है तो ऋषभ अपने पैरों पर हाथ रखकर हाफ रहा था। माया उसे देख स्मिर्क करते हैं और उस छत पर से दूसरे छत पर छलांग लगा देती है। ऋषभ, जिसे माया से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वह पहले हैरान रह जाता है, फिर माया का पीछा करने लगता है। क्या ऋषभ पकड़ पाएगा माया को? और इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होने के बाद भी ऋषभ से क्यों भाग रही है माया? 74 ऋषभ और माया की फाइट। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे गोपी को पकड़ने के लिए माया एक क्लब में गई थी, जहां पर ऋषभ के आदमियों और माया के आदमियों में झगड़ा हो गया और माया उन लोगों से बचते हुए क्लब के बाहर में पास की एक बस्ती में घुस के, जहां से उसने उस बस्ती की किसी घर के जीने से छत पर चली गई। ऋषभ भी उसका पीछा कर रहा था और माया ने एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगा दी, जिसकी दूरी कुछ ज्यादा थी। अब आगे माया के इस तरह जंप करने की उम्मीद ऋषभ को नहीं थी। वह थोड़ा हैरानी से माया को देखने लगा, लेकिन जल्दी उसे होश आ गया और वह माया के पीछे पीछे जंप करने लगा। माया की तरह ऋषभ की फाइटिंग स्किल और एक्शन स्किल काफी अच्छी थी, इसलिए उसे भी एक छत से दूसरे छत पर जंप करने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगे। बस उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके अलावा किसी और को, स्पेशली एक लड़की को, ऐसी स्किल्स आती होगी। यह एक्शन बहुत ज्यादा जानलेवा था और लोग ऊंचाई और बिल्डिंग की दूरी देखकर ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। उसे मानना पड़ा कि लड़की में कुछ तो बात है। अगर वह उसकी दुश्मन नहीं होती और गोपी को उससे नहीं बचाती तो वह न केवल उसे अप्रिशिएट करता बल्कि उसे अपनी टीम में एक ही पोस्ट पर रखता। वो उसे मुंह मांगी सैलरी देने को भी तैयार हो जाता। उसके बेस्ट फ्रेंड, जो कि डेयर पसंद करते थे,
जब उन्हें भी ऐसे टास्क उनके मिशन के दौरान दिए जाते थे तो वह बेहोश हो जाते थे, जबकि उस समय बिल्डिंग्स के डिस्टेंस इस डिस्टेंस के आधे भी नहीं होते थे और उनके पास सेफ्टी बेल्ट भी एड रहते थे, जबकि यह लड़की बिना सेफ्टी बेल्ट के ऐसे छलांगे मार रही थी जैसे उसके पास उड़ने वाले पंख हो। न डर न ही छिछक, वह माया का पीछा लगातार किए जा रहा था, बिना ये देखे कि सामने में ये लड़की शायद उसके लिए कोई बड़ा ट्रैप लेकर रेडी हो। अक्सर जब बात रुद्र की आती थी तो वह दिमाग की जगह दिल से सोचने लगता था। माया ने अब तक लगभग 12 से 15 बिल्डिंग पार कर ली। आगे जाकर माया एक ऐसे छत पर रुक जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसकी पीठ ऋषभ की तरफ थी। माया के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वही ऋषभ भी जो कि माया का पीछा कर रहा था दौड़ते दौड़ते माया के पीछे ही आकर खड़ा हो गया था। वह माया को एक जगह खड़ा देखकर फिर से चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी इस लड़की के दिमाग में अभी चल क्या रहा है। माया पलटकर ऋषभ की तरफ देखते हैं। माया के काले बाल जो कि पीठ से थोड़ी नीचे तक आ रहे थे, उसकी लाल आंखें, लाल आंखों पर चढ़ा हुआ काला मास्क जिसके नीचे से उसके गुलाबी होंठ और उसके ऊपर एक खूबसूरत तिल और एक जानलेवा मुस्कान ठीक से देखे जा सकते हैं। ऋषभ को वह कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसने उसे कहाँ देखा ये समझ नहीं आ रहा था। माया बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, पर अब जब तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो ये जगह शायद हमारे लड़ने के लिए ठीक है। ऋषभ एक बार और माया के एक क्षण से चौंक गया था। ये लड़की उसे एक के बाद एक झटके ही दिए जा रही थी। मतलब इतनी देर से ये लड़की उसे अपने पीछे सिर्फ लड़ने के लिए और एक लड़ाई के लिए सुटेबल जगह ढूंढने के लिए दौड़ा रही थी। क्या वह सच में इतनी ताकतवर है? वह एक ही टाइम पर शौक और इंप्रेस दोनों था। उसने सोच लिया था कि वह अगर लड़ता है और सामने वाली लड़की हार भी जाती है तब भी वह रिस्पेक्ट के साथ उसे जाने देगा। वैसे भी उसे सिर्फ गोपी चाहिए था, इस लड़की से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे टैलेंट को मार देना सच में टैलेंट की बर्बादी थी। माया ने अपने हाथों को मुट्ठियों को कस लिया। उसने अपने राइट पैर को आगे कर दिया और राइट मुट्ठी को आगे कर फाइटिंग की पोजीशन ले ली और अपने गर्दन को लेफ्ट मूव करके क्रैक करके वह फाइट के लिए तैयार थी। और उसने आगे जाकर ऋषभ के सीने पर जोर से लात मारी। ऋषभ जो कि ये देखना चाहता था कि माया क्या करने वाली, माया के इस एक्शन से और हैरान हो गया। माया की किक उसके सीने पर बहुत जोर की पड़ी थी, जिससे ऋषभ कुछ दूर पीछे हट गया। उस किक के इम्पैक्ट से ही ऋषभ को समझ आ गया था कि सामने खड़ी लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर उसने अपने कपड़ों के अंदर हमेशा की तरह सेफ्टी जैकेट नहीं पहना होता तो पक्का उसके सीने की 2-3 पसलियां टूट जाती। उसे समझ आ गया था कि वह सामने वाली लड़की को हल्के में नहीं ले सकता। नेक्स्ट माया राउंड करते हुए ऋषभ की तरफ बढ़ी और उसने अपना सीधा पैर उठाकर एक साथ ऋषभ के कमर एरिया और उसकी नेक एरिया पर एक ही समय में डबल किक की। वही ऋषभ ने अपनी लेफ्ट हाथ से माया के दोनों किक को लगने से रोक लिया और माया के पैर को पकड़कर नीचे कर दिया। तब तक माया ने उस पर अपने लेफ्ट हाथ से पंच कर दिया। ऋषभ को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। उसने माया के शोल्डर पर एक जोर का धक्का दिया, जिससे माया भी कुछ कदम पीछे हटे गई। दोनों ही एक दूसरे से एक खतरनाक फाइट के लिए भिड़ गए। वह लोग अभी ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को जान से ही मार देंगे। माया ने कम से कम 3 से 4 बार ऋषभ को किक और पांच कर दिया था। वही ऋषभ ने भी अपने बचाव में माया को कई बार हट कर दिया था, जिससे दोनों की बॉडी में अभी दर्द होना चालू हो गया था। लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। 75 माया के बाल। माया ने नेक्स्ट टाइम जब ऋषभ को पंच मारा तो ऋषभ उसके पंच को अपने एक हाथ से रोककर माया को अपनी तरफ गोल घुमाकर खींचता है और माया के पीठ को अपने सीने से सटा देता है। माया को खुद पर किसी का टच पसंद नहीं था, इसलिए वह छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। माया ने अपने राइट लेग से पीछे की तरफ ऋषभ को किक करने की कोशिश की। वही ऋषभ जो कि माया के नेक्स्ट एक्शन के लिए अच्छे से तैयार था, उसने अपनी एक हाथ से माया की उसे पैर को पकड़ लिया, जिस वजह से माया अब मूव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माया के एक हाथ को ऋषभ ने अपने हाथ से पकड़कर उसके दूसरे शोल्डर से लगा दिया था। वहीं उसने अपने एक हाथ से माया के एक पैर को भी पकड़ रखा था। देखा जाए तो एक तरह से वो माया को टाइटली गले लगाए हुए दिख रहा था। माया अपने एक पैर पर बैलेंस करके खड़ी थी। वह अपने दूसरे हाथ से पीछे की तरफ ऋषभ के पेट पर कोहनी से वार करती है, लेकिन ऋषभ उससे आसानी से बचकर साइड हो गया, जिस वजह से माया का बार चूक गया। अब माया को गुस्सा आने लगा था। इस तरह से एक दूसरे के करीब रहने की वजह से माया और ऋषभ दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उन्हें अलग लेकर अपनेपन जैसा एहसास हो रहा था, पर फिर उन्होंने ये सोचकर इस बात को झटक दिया कि इतनी फाइट करने की वजह से शायद उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होगी।
ऋषभ माया के कान में बोलता है, रिलैक्स, कितना उछल कूद करती हो, पिछले जन्म में जंगली बिल्ली थी क्या? माया गुस्से से उसे घूर कर देखती है और कहती है, शेरनी हूं मैं, एक बार हाथ छोड़ो, चीर फाड़ कर रख दूंगी। ऋषभ उसकी धमकी सुनकर भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वह उसे बोलता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ गोपी चाहिए। उसने मेरे बच्चे को किडनैप किया है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे से मतलब है, इसके अलावा मेरा तुमसे दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। ऋषभ की यह बात सुनकर माया थोड़ी शांत हो गई। उसने थोड़े समय के लिए हिलना बंद कर दिया। इस कुछ सेकंड के रिएक्ट को ऋषभ ने भी नोटिस किया। माया ने थोड़े धीरे से लेकिन कोल्ड आवाज में ऋषभ से कहा, मतलब तुम गोपी के साथी नहीं हो? ऋषभ उसकी बात सुनकर चौंक गया। ऋषभ बोला, मैं नहीं, बल्कि तुम गोपी के साथी हो। ऋषभ की यह बात सुनकर माया ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में पहला थॉट आया, ये कब हुआ, मुझे क्यों नहीं पता, और उस लीचड़ का साथी को क्वीन क्यों बनेगी? कभी सुना है राजा भोज गंगू तेली के दोस्त थे। फिर उसे धीरे धीरे सारा मामला समझ में आ गया था कि यह आदमी जिसने उसे अभी पकड़ रखा है, उसके बच्चे को गोपी ने किडनैप किया है और यह अपने बच्चे को गोपी से बचाने आया है। और किस तरह इन लोगों के बीच गलत फहमी हुई वह भी इसके मन में क्लियर हो गया था। लेकिन उसने ऋषभ को यह बात क्लियर नहीं की, बल्कि उसके होठों पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपनी कोहनी को धीरे से आगे किया और ऋषभ के पेट पर अपनी पूरी जोर से वार कर दिया। ऋषभ, जो कि माया से बातें करते हुए खो गया था और माया के उत्तर का इंतजार कर रहा था, उसे माया के इस मूवमेंट की उम्मीद नहीं थी। क्या ये लड़की सिर्फ हाथ पैरों से ही बातें करती है? ऋषभ उस वर से एक चीख के साथ पीछे हो जाता है और अपने पेट को पकड़ लेता है। माया, जो कि ऋषभ से छूट चुकी थी, उन दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा होने लगा। इन सब में ऋषभ का मुखौटा तो पहले ही नीचे गिर गया था, लेकिन इस बार ऋषभ ने माया के बाल से पकड़ने की कोशिश की, जिस वजह से माया के नकली काले बाल ऋषभ के हाथों में आ गए और माया के सुनहरे बाल, जो उसने उस काले बालों की वीक के नीचे छुपा कर रखे थे, वह खुल के उसके कमर के नीचे बिखर गए और हवा की वजह से उड़ने लगे। विग के साथ साथ माया के चेहरे पर जो मास्क लगा हुआ था वह भी खींच के नीचे गिर गया था। साथ ही में अजब सा इंसिडेंट ये हुआ था कि फाइटिंग के दौरान कब माया की एक आंख से रेड कलर का लेंस गिर गया, उससे खुद पता नहीं चला। बालों के खींचते ही माया ने पलटकर ऋषभ के सीने पर एक और लात जड़ दी। ऋषभ, जो कि माया की सुनहरे बालों में खोया हुआ था, वह कभी अपने हाथों में पकड़े विग को एक नजर देखता, दूसरी नजर जब वह माया के सुनहरे बाल ही देख रहा था, तब तक माया ने उसके सीने पर बहुत जोर से वार कर दिया था। माया के बाल हर लड़की की तरह उसे भी प्यारे थे। लास्ट जन्म में जब भी सिद्धार्थ उसे टॉर्चर करता था, उसे बालों से पकड़कर भी मरता था। यहाँ तक जब माहिरा भी अकेले में उसे टॉर्चर करती थी तो वह भी अक्सर उसे बालों से पकड़कर ही मरती थी। इसलिए माया को ऐसे लोगों पर गुस्सा आता था जो उसके बालों को छूते थे। एक बार को ऋषभ माया की हड्डी तोड़ देता तो भी माया सह लेती, पर बाल उसके गुस्से का ट्रिगर पॉइंट थे। इसलिए माया ने भी पूरे फोर्स से उसे मारा था। अंदर सेफ्टी जैकेट होने के बाद भी ऋषभ को हड्डी टूटने वाला दर्द हो रहा था। उसने भी माया के गुस्से को ट्रिगर कर दिया था। दर्द से ऋषभ लगभग नीचे ही गिर गया था। उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाल लिया। क्या सच में टूट गई है ऋषभ की हड्डियां? क्या ऋषभ को पता चलेगी माया की सच्चाई? क्या ऋषभ समझेगा अपनी गलती? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।